नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एजुकेशन एंड सेक्युलरिज्म के बारे में। एजुकेशन एंड सेक्युलरिज्म और जिस कंटेक्स्ट में ये वीडियो बनाई गई है, थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन की बात हो रही है। धर्म के नाम पे जो भी पढ़ाई लिखाई कराई जाती है उसकी बात हो रही है। और क्या इंडिया में एक सेक्युलर एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। रिसेंटली राम जेठमलानी साहब का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस लॉयर है। इन्होंने संडे गार्जियन में एक आर्टिकल लिखा है इस चीज से रिलेटेड। ये चीज न्यूज में क्यों है, इसको भी समझना जरूरी है। तो रिसेंटली आसाम से एक न्यूज निकल के आ रही है और इस न्यूज को मैंने अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अगर आप मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपने इस न्यूज को देखा होगा। आसाम की जो कोalition गवर्नमेंट है, उसने स्टेट के पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलराइज करने का प्लान बनाया है। सेक्युलराइज करने मतलब कि स्टेट के पैसों की मदद से जो भी मदरसे चल रहे हैं आपके आसाम स्टेट में, या जो भी संस्कृत टोल चल रहे हैं, संस्कृत टोल मतलब संस्कृत पढ़ाने वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं आसाम में, तो केवल एक धर्म नहीं, हिंदू धर्म के ये संस्कृत टोल्स और मुस्लिम धर्म की जो स्टेट रन मदरसाज हैं, दोनों को यहां पे रेगुलेट करने की बात की जा रही है। अब आप बोलोगे रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है, तो भाई देखिए, स्टेट कैबिनेट ने बोला है कि जो मदरसास चल रहे हैं आपके आसाम में, उनको हम जनरल एजुकेशनल स्कूल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे ये भी बताता हूं। आसाम में 189 हाई मदरसास हैं जिनको मदद मिलती है इस स्टेट के पैसों से। देखिए, जो भी मदरसा हो, चाहे संस्कृत टॉल हो, कोई रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो पैसा ले रही है गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकता है। सिंपल बात है। अगर कोई बिल्कुल ही प्राइवेट है तो उसको रेगुलेशन नहीं कर सकता। अब यहां पे जो भी हाई मदरसाज हैं आसाम में, वहां पे 50 मार्क का सब्जेक्ट है थियोलॉजी को लेकर। थियोलॉजी मतलब धर्म की पढ़ाई। अब यहां पे ये जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, वो इन हाई मदरसा स्कूल्स को कॉलेजिएट एजुकेशन से अलग करता है। कॉलेजिएट एजुकेशन में कभी भी रिलीजन के नाम पे आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बट इन मदरसाज में रिलीजन के नाम पे सब्जेक्ट है। तो यहां पे इस सब्जेक्ट को, जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है थियोलॉजी को, इसको हटाने की बात कर रही है आसाम की सरकार। ऐसा बोला स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने। तो यहां पे क्या बोला गया है कि भैया, ये जो हाई एंड मदरसाज हैं, जिनको मदरसा कहा जाता है, पहली बात तो ये वर्ड मदरसा ड्रॉप किया जाएगा इन 189 इंस्टीट्यूशन से। दूसरी बात, ये जो थियोलॉजी पे जो सब्जेक्ट है, इसको भी ड्रॉप किया जाएगा और इनको सिर्फ हाई स्कूल बोला जाएगा। कॉलेजिएट एजुकेशन के हिसाब से इनकी एजुकेशन को किया जाएगा। साथ साथ ये जो संस्कृत टोल चलाए जा रहे हैं, जहां पे संस्कृत सिखाई जाती है, इनको बदल के यहां पे इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन कल्चर पढ़ाया जाएगा। तो मदरसास को भी यहां रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, संस्कृत टोल को भी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। और इसको रेगुलेट किया क्यों जा रहा है, देखिए, आज की डेट में दोस्तों, हमारे कंट्री में अगर रिसेंटली बैंगलोर में जो कम्युनल स्ट्राइक हुई थी और होती रहती है अलग अलग जगहों पे, तो देश एक मेजर क्राइसिस से, देश की क्या पूरी दुनिया ही मेजर क्राइसिस से गुजर रही है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने देश को पहले देखना है। तो भाई, धर्म के नाम पे लोग लड़ पड़ते हैं, कम्युनल स्ट्राइक, रिलीजन के नाम पे एक दूसरे से नफरत करना, टेंपल्स पे अटैक, चर्चेस पे अटैक, रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन हो गई है देखनी। रिलीजन के नाम पे वैंडलिज्म होता है, प्रॉपर्टी को तोड़ना, एक दूसरे को मार काट देना। और ये क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ और वर्शिप को फॉलो करता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके सिस्टम ऑफ फेथ और वर्शिप के अगेंस्ट जा रहा है दूसरे के रिलीजन का सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो जो धर्म लोगों को जोड़ने की बात करता था पहले, वही धर्म अब लोगों को तोड़ने की बात कर रहा है। और ये होता क्यों? ये होता इसलिए है क्योंकि एक धर्म प्रैक्टिस करने वाले कुछ लोग दूसरे धर्म की तरफ इंटॉलरेंट हो जाते हैं। और ये हर धर्म में, चाहे आप इस्लाम धर्म की बात कर लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कर लीजिए, चाहे आप ज्यू धर्म की बात कर लीजिए, चाहे हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, हर धर्म के कुछ रिलीजियस जेलॉट्स दूसरे धर्म के लोगों से बहुत चढ़ते हैं। जबकि अगर आप हर धर्म के होली टेक्स्ट को पढ़ेंगे, तो हिंदू धर्म में अगर आप उपनिषद की होली टेक्स्ट को पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में आप बाइबल को, इस्लाम धर्म में आप कुरान को पढ़ेंगे, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट वायलेंस की बात नहीं करता। हर रिलीजियस टेक्स्ट प्यार, डिवोशन की बात करता है। उसके बाद भी रिलीजन के नाम पे लड़ना बहुत कॉमन हो गया। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस टेक्स्ट में जो लिखा है और कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आसाम की सरकार इस तरीके का नियम कानून लेके आ रही है। कुछ लोगों के लिए नियम कानून रिलीजियस इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस होगा, लेकिन रिलीजियस इंडिपेंडेंस में इंटरफेरेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से। क्योंकि मैंने आपको लक्ष्मीकांत में पढ़ाया है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टेट से पैसों की मदद ले रहा है, तो जब गवर्नमेंट ने पैसों की मदद कर दी तो गवर्नमेंट उसका रेगुलेशन कर सकता है। या तो आप पैसों की मदद मत लीजिए। अगर पैसों की मदद ना लेके भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो देश की यूनिटी को तोड़ रहा है, इंटरनल स्ट्राइफ फैला सकता है, सोशल हार्मनी
को डिसऑर्डर में बदल सकता है, तो उस केस में भी रेगुलेशन आ सकता है, चेक आ सकता है, बट डेली रेगुलेशन, डेली एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन तभी कर सकती है गवर्नमेंट जब वो पैसा दे रही हो। और यहां पे मदरसा और संस्कृत टॉल दोनों को पैसा दे रही है आसाम की राज्य की सरकार। अब यहां पे थोड़ा हिस्ट्री ऑफ मदरसा के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर आप तक अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाएगी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर भी बन सकते हैं, इससे मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मदरसास। क्या मदरसास इंडिया में ऑरिजिनेट हुए? जी नहीं, मदरसास वेस्ट एशिया में पहले ही ऑरिजिनेट हो चुके थे। इंडिया में ये स्टैब्लिश हुए 1206 एडी में, जब दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हुआ इंडिया में। शुरुआत में जो मदरसास का पर्पस था वो क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विस थी उस समय की, जो सुल्तानों की सर्विस थी, वहां पे काम करने के लिए लोगों को ट्रेन करना, तो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चाहिए थे, तो मदरसास खोले गए। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो करिकुलम था वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलता था, और दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम रूलर्स थे वो काफी हद तक जो आपके धर्म गुरु होते थे उनके हिसाब से चलते थे, तो धर्म गुरु की चलती थी इन मदरसास में। अब वैसे तो इन मदरसास में बहुत बार रिलीजियस, रैशनल और नेचुरल साइंसेस को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि एक लिमिट से ज्यादा रैशनल और नेचुरल साइंसेस इन मदरसास में नहीं पढ़ाई जाती है। ज्यादातर केसेस में इन मदरसा की जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है, वो केवल रिलीजियस एजुकेशन से डील करता है। तो मेनली एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि भाई मदरसा में जिस प्रकार की हम पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होगी, वो एक इंसान को पढ़ाने की पढ़ाई होगी, वो एक इंसान को ओवरऑल डेवलप करने की पढ़ाई होगी। बट बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि ऐसा इंडिया में हुआ है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ है, मेनली रिलीजियस पढ़ाई हुई है। तो ये एक डिस्प्यूट का मुद्दा है, उसमें घुसने का कोई मतलब है नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जो मदरसा का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मेनली यहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड पढ़ाई ज्यादा होती है। चलिए वो एक अलग बात है। कहीं ना कहीं इंडिया में ये जो मदरसा का इंस्टीट्यूशन है, दिस इज बेसिकली द लेगेसी ऑफ पर्शो अरेबिक एजुकेशनल थॉट। यहां पे जिस तरीके की पढ़ाई होती है उससे यह पता चलता है कि मुस्लिम्स के अंदर, जो मुस्लिम बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, उनके अंदर एक कंजर्वेटिव आउटलुक आता है, और ये कंजर्वेटिव आउटलुक कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी को जोड़ने से रोकता है। ऐसा बोलना है बहुत से एक्सपर्ट्स का, जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, राम जेठमलानी साहब और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं। फिर अगर आगे बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एजुकेशन की बात की जाए तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, एंशिएंट समय पे ही एजुकेशन में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और ये केवल इस्लाम धर्म की बात नहीं हो रही है, क्रिश्चियनिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, हिंदू धर्म के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एंशिएंट लिटरेचर की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में आश्रमाइट एजुकेशन होती थी, जहां बच्चों को, जो बड़े बड़े राजघराने के बच्चे होते थे, उनको आश्रम भेजा जाता था। वहां पे उनको धर्म भी सिखाया जाता था, लड़ने के तरीके भी सिखाए जाते थे, मोरालिटी भी सिखाई जाती थी, जिसके बेसिस पे वो आगे एक अच्छी जिंदगी जी सके। फिर ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को बदलने की कोशिश की। बहुत से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को सेक्युलर करने की कोशिश की। हालांकि बहुत से ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी फैलाने को इंडिया में आए, और इंडिया में उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन स्कूल्स को शुरू किया और क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश की। आप देखें, वेरन हास्टिंग्स ने कैलकाटा मदरसा खोला 1781 में, बनारस संस्कृत कॉलेज खोला 1792 में। ये दो कॉलेजेस क्यों खोले? क्योंकि वो ये जानते थे कि इंडिया में ये धर्म डोमिनेंट है, तो इन धर्मों की पढ़ाई को भी आगे प्रमोट करना जरूरी है। कुछ साल बाद चार्ल्स ग्रांट आए इंडिया में, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके के फैलाने की कोशिश की। उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि इंडिया के लोग एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बोलते थे, इंग्लिश सिस्टम को फैला पाना एजुकेशन का इतना आसान था नहीं, लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, और कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन मिशनरीज आके इंडिया में काम कर रहे थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ओवरऑल जो एजुकेशन रही इंडिया में एक लंबे समय के लिए ब्रिटेन की पीरियड के अंदर, वो भी धर्म के आधार पर गई। तो मुस्लिम्स लोग मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, हिंदू लोग हिंदू एजुकेशन को, और क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। फिर आता है भाई चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली। तो भाई यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे स्टार्टअप की गई, और इन यूनिवर्सिटी करिकुलम में लिखाया गया कि भैया किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को पढ़ाना सही नहीं है, रिलीजियस न्यूट्रलिटी लाना जरूरी है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली सेकुलर। यानी कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है तो वो ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया गया, ना कि किसी एक धर्म के बेनिफिट के लिए बनाया गया। इसलिए एजुकेशन में धर्म इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन लोगों को ऊपर उठाने के लिए होनी चाहिए, ना कि धर्म के टेनेट्स को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन जब इस तरीके का नियम कानून लेके आए, जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे इंडिया में वो परेशान हो गए। उनको लगा
कि ये क्रिश्चियनिटी को हमारे ऊपर इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब 1857 की क्रांति होगी ना, 1857 की क्रांति की एक मेजर वजह क्या थी? एक मेजर वजह ये थी कि भाई इंडियंस को लगा, हिंदूज और मुस्लिम्स को लगा, कास्ट हिंदूज और मुस्लिम्स को लगा कि भाई हमारे ऊपर दूसरे धर्म को ये लोग इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने रिवॉल्ट को तो सप्रेस कर दिया, बट बाद में क्वीन विक्टोरिया का जब प्रोक्लेमेशन आया, उसमें क्वीन ने क्या बोला कि देखिए, हम भारत पे भले ही राज कर रहे हैं बेटे, लेकिन हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स को भारत के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज जो पहले एग्रेसिव तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार इंडिया में कर रहे थे, इसको थोड़ा रोका गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं इंडियंस के धर्म को वैल्यू देनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम धर्मों को वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर भाई पहले एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं। पहला एजुकेशन कमीशन अंग्रेजों द्वारा अपॉइंट किया गया 1882 में, जिससे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में स्मूथ किया जा सके। अब इस एजुकेशन सिस्टम के सामने बहुत सी प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो उसके सामने ये थी कि क्या सरकार अपने आप को किसी एक धर्म के साथ एसोसिएट कर सकती है? तो ऑब्वियसली एसोसिएट नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि क्या सरकार अपने आप को सारे धर्मों के साथ एसोसिएट कर सकती है? तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, ऐसा हो सकता है क्या कि सरकार सारे धर्मों को बराबर की वैल्यू दे? लेकिन सारे धर्मों को बराबर की वैल्यू देने की जब बात आएगी, तो वहां पे डिसाइड कौन करेगा कि हाँ भाई, इस सर्कमस्टांस में सारे धर्मों को बराबर की वैल्यू दी जा रही है? तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिफिकल्टी थी। तो इस फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी? इन्होंने बोला कि एक मॉरल टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन लिखे हो। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन में जो रिलीजन है ना, वो सारे रिलीजन को इंक्लूड करता है, ना कि किसी एक रिलीजन को। मतलब एक ऐसी बुक जो कि हिंदू धर्म के भी आइडियाज को बताए, मुस्लिम धर्म के भी आइडियाज को बताए, क्रिश्चियनिटी धर्म के आइडियाज को बताए, और कुछ एक ऐसा आइडियल बताए कि सारे लोग मिलकर एक साथ अच्छे तरीके से रहें। लेकिन बाद में आप देखोगे कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो अंग्रेजी सरकार की पॉलिटिक्स थी, वो बहुत ज्यादा कम्युनल हो गई। वो धर्म के नाम पे देश को तोड़ने लगो, तो धर्म के नाम पे देश को जोड़ने वाला काम तो उसके बाद वैसे भी नहीं हुआ। फिर फाइनली हमको किसी तरीके से आजादी मिलती है, पार्टीशन हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है एजुकेशन कमीशन 1948 में, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। इस कमीशन ने क्या बोला कि भाई एजुकेशन सेक्युलर होनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन में आप एक काम करो, जो बड़े बड़े रिलीजियस टीचर्स हैं ना, उनके लाइफ के ऊपर आप चीजों को पढ़ाओ। तो बुद्धा की लाइफ के ऊपर पढ़ाओ, कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी पढ़ाई, ज़ोरास्ट्रियनिज्म की फिलॉसफी पढ़ाई, क्राइस्ट की फिलॉसफी, रामानुजन की फिलॉसफी, मोहम्मद साहब की फिलॉसफी, कबीर की फिलॉसफी, इन सब चीजों की, इन सब बड़े बड़े जो धर्म के आप कह सकते हैं ना फाउंडर्स हैं, इनकी फिलॉसफी को आप स्कूल में पढ़ाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो दिग्गज धर्म के लीडर्स रहे, फाउंडर्स रहे, इनकी खुद की लाइफ बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। तो जब इनकी लाइफ को लोग देखेंगे, तो लोग ये समझेंगे कि जो धर्म उन्होंने दिया था, बनाया है, वो लोगों को शांति के साथ रहने का संदेश देता है, और ये उनकी लाइफ बताती है। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाला कमीशन बोल रहा है कि भाई जो धर्म जिन लोगों ने फाउंड किया है, उनकी लाइफ के बारे में लोगों को बताइए, तो लोग ज्यादा आइडिया लगा पाएंगे कि एक्चुअली में उन्होंने उस धर्म को बना के क्या करने की कोशिश की गई होगी। फिर अगर आप बात करें तो डॉक्टर एएल मुदालियार के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे डॉक्टर एएल मुदालियार। इन्होंने क्या बोला कि जब भी स्कूल की शुरुआत होगी सुबह, तो उस स्कूल की शुरुआत में सुबह के समय पे एक असेंबली होगी, जहां पे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों प्रेजेंट होंगे। आप किसी भी स्कूल में गए होंगे, आपने देखा होगा सुबह के समय पे एक असेंबली होती है। ये असेंबली वाला सिस्टम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन एआर मुदालियार ने बोला था। और इस असेंबली के समय पे एक डिनोमिटियोर प्रेयर होनी चाहिए। अब डिनोमिटियोर प्रेयर क्या होती है? नहीं कि एक धर्म से रिलेटेड आप एक प्रेयर बोल सकते हो। तो अगर आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाओगे, तो वहां पे बाइबल के कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़े जाते हैं सुबह सुबह प्रेयर में। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ डिनोमिटियोर प्रेयर, और डिनोमिटियोर प्रेयर सेक्युलरिज्म को वायलेट नहीं करती। हालांकि बहुत सारे स्कूल में सिर्फ जनगण मन होता है, कोई भी प्रेयर नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे मदरसाज में कुछ मुस्लिम प्रेयर्स होती हैं, बाकी स्कूलों में कुछ हिंदू प्रेयर्स होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो स्कूल कहाँ पे है, कम्युनिटी में कितने, कौन से धर्म के लोग हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रेयर्स बोली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एआर मुदालियार नाम की जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के हेड थे ना, इस डॉक्टर एएन मुदालियार की चेयरमैनशिप के अंदर जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था, इसने एक बात और बोली कि भाई देखिए, हमारा संविधान एक सेक्युलर स्टेट की बात करता है, तो रिलीजियस एजुकेशन को स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर पढ़ाना गलत है। आप स्कूल के प्रेमाइसेस के बाहर, स्कूल आवर्स के बाहर रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन वो रिलीजियस एजुकेशन भी एक पर्टिकुलर फेथ के हिसाब से होगी, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी कंसेंट के बाद ही होगी। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा स्कूल है जहां पे 80% हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और 20% मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, या कोई एक ऐसा स्कूल है जहां पे 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं और 20% हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं।
तो हिंदू मेजॉरिटी वाले स्कूल में हो सकता है हिंदू रिलीजियस एजुकेशन दी जाए, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले स्कूल में हो सकता है मुस्लिम रिलेटेड एजुकेशन दी जाए। तो उन स्कूलों में जो माइनॉरिटी हो रही है, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले में हिंदू माइनॉरिटी हो रही है, हिंदू मेजॉरिटी वाले मुस्लिम माइनॉरिटी हो रही है, वहां पे अगर आप कोई रिलीजियस एजुकेशन देते हो तो जो माइनॉरिटी वाला जो क्लास है ना, उनके पेरेंट्स से पहले आप रिटर्न परमिशन लोगी, भाई हम एजुकेशन दे रहे हैं, दे सकते हैं। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो आप नहीं दोगे, अगर वो परमिशन देते हैं तो वेल एंड गुड, आप दे सकते हो। तो इस तरीके का कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, ये बोला सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने। फिर बात करते हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। ये जो 2019-20 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसने बात की है एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज इन स्कूल एजुकेशन। और जब इन एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स को डेसिफर किया जा रहा है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसा स्पेस बनता है जिसमें कुछ हद तक रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाया जा सकता है। अब ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, हालांकि यहां पे सिर्फ इन्फर किया जा रहा है, कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो सकता है कि ये एक पॉइंट सामने निकल के आए कि भाई ठीक है, आप एजुकेशन में कुछ हद तक रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाते हो एजुकेशन में तो वो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अपोजिशन में होगा। अभी एक्चुअली में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उनको डेसिफर करना जरूरी है, अभी वो पूरी तरीके से डेसिफर नहीं हुए हैं। बोला तो यही गया है कि सेक्युलर एजुकेशन रहेगा। इस सेक्युलर एजुकेशन के अंदर किस हद तक रिलीजियस एजुकेशन घुस सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, ये तो आगे आने वाले समय में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऑथर यहां पे क्या बोल रहे हैं, जेठमलानी साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भाई सेक्युलर एजुकेशन की अगर इंडिया में बात की गई है तो इसको सेक्युलर ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 28 से क्या बोलता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज टू बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी कि सरकार के पैसों पे चलाए जा रहे किसी भी स्कूल में एजुकेशन रिलीजन के आधार पे नहीं कराई जा सकती। और अगर आप सेक्युलरिज्म की परिभाषा के साथ यहां पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं रिलीजन, कास्ट और ट्राइबल कम्युनिटी की आइडेंटिटी के आधार पर एक क्लैश निकल के आ सकता है। तो चूंकि हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हम सेक्युलर स्टेट हैं, आर्टिकल 25 में लिखा है कि हम सेक्युलर हैं, आर्टिकल 25 में यह भी लिखा है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज ऑफ चॉइस एंड टू प्रोपोगेट इट। तो भाई कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करने की ताकत दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन में रिलीजन को घुसेड़ो। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक बच्चे के अंदर टैलेंट डेवलप करे, उसको सेल्फ कॉम्पिटिटिव बनाए, ना कि उसको धर्म पढ़ाए। ये सब बातें बोली। और धर्म के नाम पे पहले कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये हमको पता चलता है इटालियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट ब्रूनो के एग्जांपल से। ब्रूनो ने क्या बोला कोपरनिकन एस्ट्रोनॉमी में कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, इसके लिए 1600 में इनको खुलेआम जला दिया गया। बहुत दुनिया वेस्टर्न वर्ड्स में ब्लास्फेमी के नाम पे किलिंग हुई है, आज की डेट में भी ब्लास्फेमी के नाम पे दुनिया भर में किलिंग्स हो रही हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसी इस्लामिक कंट्रीज में तो ब्लास्फेमी के नाम पे मौत की सजा है। तो एजुकेशन को सेक्युलराइज करने की बात की जा रही है ताकि एजुकेशन एक ऐसा टूल बन के सामने आए कि वो इंसान को इस हद तक पढ़ा ले कि इंसान खुद ही धर्म के नाम पे ना पढ़े। तो म्यूचुअल लव और टॉलरेंस सिखाना चाहिए एजुकेशन को। यानी एजुकेशन अगर रिलीजन के बारे में कुछ पढ़ा रहे तो यही पढ़ाए कि रिलीजन, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो म्यूचुअल लव और टॉलरेंस फैलाए। और इसके लिए अगर हो सके तो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक भी बनानी चाहिए इंडियन सेक्युलरिज्म के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ भाई हम एक इंटरफेथ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जल्दी ही बनाएंगे इंटरफेथ हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए। तो ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जितना जल्दी सरकार बना देगी उतना अच्छा है। और साथ साथ एक बेसिक टेक्स्ट बुक भी बनानी चाहिए जो कि स्टूडेंट, सिटीजन, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिशियन सबके लिए हो, जिसमें सारे धर्मों के अच्छे आइडियाज लिखे हों और कोई भी धर्म दूसरे धर्म के क्लैश में नहीं है, ये बात भी लिखी हो। क्योंकि जो देश का पार्टीशन हुआ था ना, वो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म पे हुआ था। और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म क्या बोलता है कि एक रिलीजियस धर्म की रिक्वायरमेंट दूसरे रिलीजियस धर्म से इनकम्पैटिबल है। यानी एक धर्म अगर अपनी कोई प्रैक्टिस करता है तो वो दूसरे धर्म के अगेंस्ट है, जबकि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसलिए प्रॉपर लर्निंग, प्रॉपर टीचिंग की जरूरत है, जिससे कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आए कि भाई उनका जो धर्म है वो प्रॉपरली सेफ गार्डेड है, उनके धर्म को किसी भी और धर्म से खतरा नहीं है। क्योंकि अगर उनको लगेगा कि उनका धर्म को किसी और धर्म से खतरा है तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़े से वायलेंट हो जाएंगे अपनी अप्रोच में। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट